प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे। तो साहित्य के इतिहास को पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में, उसके साथ साथ हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं हैं, बोलियां, उनको हम लोगों ने पढ़ा। इसी क्रम में जो इसका नाम है अपनी पुस्तक का, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो आगे की जो यूनिट हैं और आगे के जो बिंदु हैं वो बिंदु वो हमारे साहित्य के इतिहास को लेकर के हैं। आज का जो अपना विषय हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा के अंदर अपना जो अगला बिंदु है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के सबसे पहले जो नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला ही बिंदु है वो काल विभाजन एक परिचय। काल विभाजन एक परिचय, काल का जो संबंध है वो समय से है, और विभाजन एक तरह से बंटवारा कहें या उसके भाग को कहें, और उसके बाद उनका एक परिचय करने, मतलब उनके बारे में वास्तविक स्थिति क्या है। अगर हम सामान्य सी बात करें तो कोई भी देश हो तो उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसका अपना एक इतिहास रहता है। उसी तरह से अपनी जो भाषा है और अपना जो साहित्य है, उस साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। और उस साहित्य के इतिहास के साथ साथ बताया जाता है कि उस दौरान कैसा साहित्य लिखा जाता था, कैसी संस्कृति रही, कैसी राजनीतिक परिस्थितियां रही, कैसी धार्मिक परिस्थितियां रही, कैसी आर्थिक परिस्थितियां रही, तो उन परिस्थितियों का जिक्र किया जाता है। उसके साथ साथ उस काल के दौरान, उस समय के दौरान कैसी प्रवृत्तियां रही, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे। और अगर साहित्य की बात करें तो साहित्य के अनुसार उस समय के जो प्रमुख रचनाकार कैसे रहे, उन रचनाकारों की जो प्रमुख रचनाएं थी वो समाज के लिए किस तरह से आदर्श थी, समाज का किस तरह से वो मार्गदर्शन किया करते थे, उन मार्गदर्शन के साथ उनकी रचनाओं में किस तरह की हमें शिक्षा दी जाती थी, या कैसा हमारा इतिहास रहा था। तो इस सब चीजों की जानकारी है वो हमारी आज का जो बिंदु है उस बिंदु में हम लोग करेंगे। हालांकि सिर्फ इसका हम लोग संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि देखा जाए तो इतिहास का जो वर्णन है वो एक दिन में पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने से पहले जो प्रमुख समस्याएं आती हैं, तो प्रमुख समस्या कहें या कोई किसी भी नए कार्य को करने के लिए अनेकानेक समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, उन समस्याओं का समाधान भी खोजना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो काल विभाजन है, काल विभाजन को लेकर के भी कहा जाता है कि उसकी सबसे पहले एक नामकरण की समस्या, कि उस उपयुक्त काल को हम नाम क्या दें। जिस तरह से एक नवजात शिशु, और नवजात शिशु का भी नामकरण किया जाता है, और उस नामकरण के साथ भी जो हमारे विद्वान पंडित जी हैं वो भी क्या है कि 7-8 नामों का सजेशन करवाते हैं हम लोगों को, और जो हमें उपयुक्त लगे, जो सर्वसम्मति से मान लिया जाए, तब जाकर के हम कहीं एक अमुक बालक का और हम उस नाम से संबोधन करते हैं। तो वैसे का वैसा देखा जाए तो यहाँ भी जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं नामकरण को लेकर के आती रही। अब जो प्राचीन ग्रंथ थे, उन प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ कहें कि पृथ्वीराज रहस्य, जिसमें रतन सेन और पद्मावती को लेकर के जो रस रचनाएं की गई, साहित्य सृजन किया गया, तो उनको लेकर के ये ऐसे बहुत सारे साहित्य के अंदर है जो रासो काव्य मिल जाएंगे, जैसे विशलदेव रासो है, प्रमाण रासो है, कुमाण रासो है, जयचंद रासो है। तो ये जो आदिकाल की जो रचनाएं रही, उन आदिकाल की रचनाओं के अंदर हमारी कह सकते हैं कि उनकी नामकरण की समस्या, उस समय जो शासक हुआ करते थे उन शासक के युद्धों और प्रसंगों का वर्णन,
उसके साथ साथ उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन, धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन, तो वो समाज के लिए किस तरह से कितने आदर्श थे और समाज में कैसे कैसे उनके लिए संबोधन किया जाता था, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें सम्मिलित थी। अब हमें काल विभाजन का एक सामान्य सा परिचय पढ़े तो जैसा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि किसी देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अपनी एक इतिहास होता है, उसी तरह से साहित्य का भी अपना एक इतिहास है। अब इतिहास का क्षेत्र का जिक्र करें तो बताया जाता है कि साहित्य के इतिहास के अंतर्गत लेखन में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन में इसका कोई अपवाद नहीं है। अब तक का जो साहित्य हमें मिला है उस साहित्य की अनेक जो इतिहास है वो प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को प्रत्येक इतिहासकारों के समक्ष रखी गई और उन इतिहासकारों ने अपने शोध से और अपनी जो व्यवस्थित पुस्तकालय है उन पुस्तकालयों के अंदर उनका अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में खोज खोज की गई, प्रतिवेदनों की खोज की गई। कहने का मतलब जो पुरातन विभाग है या कह सकते हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं और जो शोधकर्ता हैं, तो उन्होंने उसका क्या है कि जो प्राचीन और आधुनिक जो नवीनीकरण है और उसकी जो सही समय और जो तिथि है तो उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का पुरजोर प्रयास किया गया। तो अतः इसके बारे में कहा जाता है कि प्रयुक्त ग्रंथों में जो अप्रमाणिकता व भ्रांतियां जो थी उनका समावेश करते हुए और उनको एक नए सिरे से और सुदृढ़ रूप से हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किया गया है। अब काल विभाजन एक समस्या, काल विभाजन एक समस्या के अंदर है देखा जाए तो सबसे पहले जो आदिकाल है वो और उस आदिकाल की जो रूपरेखा है तो उस रूपरेखा के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है तो ये जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को लेकर के जो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध की, उसके साथ साथ आदिकाल के दौरान ही एक पूर्व फ्रेंच विद्वान हुए जिनका नाम है गार्सोदासी रहा, उसके साथ साथ शिव सिंह जी शेखर रहे, उसके साथ साथ जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, उसके साथ साथ मिश्र बंधु हैं। तो उन्होंने भी क्या है कि इस काल विभाजन को लेकर के अपने अपने जो मत है उन मतों को रखा। तो अपने अपने जो मत है उनको रखा। मत का मतलब ये है कि अपने अपने जो विचार है, अपने जो विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत किया और उस आदिकाल की जो समय सीमा थी उस आदिकाल की समय सीमा को उन्होंने प्रस्तुत किया और आदिकाल की समय सीमा को प्रस्तुत करने के साथ साथ जिस तरह से उदाहरण के लिए हम लोग देखें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने जो आदिकाल का जो नामकरण है वो आदिकाल का नामकरण 1000 विक्रम संवत 1050 से इसकी शुरुआत मानते हैं। जबकि ग्रियर्सन बंधु हैं जो सॉरी माफ करना, जबकि मिश्र बंधु हैं तो मिश्र बंधु है उन्होंने क्या है कि इसकी जो समय सीमा है वो 700 से रख ली। इसकी जो समय सीमा है वो विक्रम संवत 700 के आसपास से रख ली। अब इस आदिकाल को, जैसा हमारा बिंदु है, इस आदिकाल को कुछ विद्वानों ने वीरगाथा काल का, कुछ विद्वानों ने इसको प्रारंभिक काल कह दिया, कुछ विद्वानों ने इसको चारण काल कह दिया। क्योंकि जैसे जैसी बाहुल्यता रही, जैसे चारण काल का जिक्र करें, थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में ही बात कर रहे हैं, बाद में इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो चारण काल का जिक्र करें क्योंकि चारण जाति के जो भाट हुआ करते थे उस समय उनकी संख्या ज्यादा थी और वही लोग जो लेखा जोखा का कार्य किया करते थे। कई बार हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या घरों के अंदर वो लोग आते हैं साल में 1-2 बार, आजकल तो वो रीत वो कम होती चली गई और वो आकर के हमारे जितने भी पूर्वज हैं उन पूर्वजों का बखान करते हैं कि हम लोग आज वर्तमान में हमारी कौन सी पीढ़ी चल रही है और उससे पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके क्या क्या नाम थे और उन्होंने कितना कितना उनको दान पुण्य किया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें रखी जाती थी। तो यहाँ कुछ विद्वानों ने इस आदिकाल को वीरगाथा काल कह दिया क्योंकि वीरों की जो गाथाएं थी, वीरों के जो युद्ध कौशल थे, उनके जो प्रसंग थे, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी जो साहित्यिक जो रचनाएं थी, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं उन लोगों ने इनका वर्णन किया। इसके साथ साथ कुछ विद्वानों ने इसको प्रारंभिक शुरुआती काल कह दिया। वैसे देखा जाए तो आदिकाल
जो है आदिकाल का जो नाम है वो शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत, ठीक है। तो उस नाम से भी इसको संबोधन किया गया। अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने समय के अनुसार इनकी जो परिस्थिति, प्रवृत्ति और अपनी रचनाओं में उनका वर्णन करते रहे। तो ऐसा भी इसमें देखने को मिला। इसके साथ साथ अब जो हिंदी साहित्य है और हिंदी साहित्य की जो पहले तो नामकरण, फिर नामकरण के साथ साथ हिंदी भाषा और उसकी साहित्य की जो प्रारंभिक तिथि है, उस तिथि को लेकर के भी विद्वानों के अंदर मतभेद रहा। तो अब एक सही और जो स्टिक सी तिथि है उसका वर्णन किस प्रकार से किया जाए, तो इसके संदर्भ में भी डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने क्या है कि इसका वर्णन किया और उसके बारे में बताया। जबकि डॉक्टर शिव सिंह सेकर हैं, उन्होंने क्या है कि इसके बारे में और जो मूल समस्याएं थी उनको लेकर के और अपनी जो विचार है वो प्रस्तुत किए। इसी क्रम में कहा जाए कि हिंदी का स्वरूप कैसा होना चाहिए और वह कहाँ तक है, तो इसके संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, उन्होंने इसके साहित्य को प्रस्तुत कर मूल प्रश्न ये उठाया कि इसकी जो कई बार क्या होता है कि जो नामकरण है या उसका जो स्वरूप है वो राजनीतिक कारणों से और फंस करके रह जाता है। कहीं भी देखें, किसी भी बिंदु पे देखें तो सबसे बड़ी जो जटिल समस्या है वो राजनीतिक का बिंदु रहता है। कारण क्या रहता है उसका, कि कारण ये रहता है कि राजनीति के चलते आपसी जो मतभेद हैं वो आपसी मतभेद देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति इसका जो नाम है वो अलग ठहराता है, दूसरा व्यक्ति इसका नाम है वो अलग ठहराता है। तो इसके ऐसा ही इसके साथ भी हुआ, किंतु सर्वसम्मति से जो आदिकाल जो नाम है या इस आदिकाल को वीरगाथा काल कहें तो जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी जो समय सीमा रखी 1050 से लेकर के 1375 तक का समय हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उनको सर्वसम्मति से मान लिया गया। जैसे मिस्र बंधुओं ने इसका जो समय सीमा 700 के आसपास रखा, जो डॉक्टर शिव सिंह सेकर हैं उन्होंने इसका समय है वो 1003 के आसपास रखा। तो इन्होंने सबने अलग अलग नामों से संबोधित किया। किसी ने इसको प्रारंभिक काल कहा, किसी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, किसी ने इसको चारण काल कह दिया, किसी ने इसको वीरगाथा काल कह दिया। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ वर्तमान जो अपनी हिंदी है, वर्तमान हिंदी जो भाषा और उसके इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसकी खातिर बताया जाता है कि ये जो भाषा है वो अपनी सामाजिक व्यवहार के माध्यम से और सबके लिए और एक पत्राचार की जो भाषा के रूप में हमारे साथ है। और इसके साथ होने के साथ साथ इसका जो क्षेत्र है या ये जो भाषाएं हैं वो भाषाएं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 7-8 जो राज्य हैं हमारे, और उन राज्यों के अंदर ये बोली जाती है। जिस तरह से हम लोग कल भी पढ़ रहे थे या 1-2 क्लास पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, जैसे बिहारी हिंदी थी या इसके साथ साथ कह सकते हैं कि पूर्वी हिंदी थी या पश्चिमी हिंदी थी, या कह सकते हैं कि भोजपुरी थी बोली के अंदर है ये। तो उसके साथ साथ जो पहाड़ी हिंदी थी, तो इन हिंदी क्षेत्र के जो हैं उन क्षेत्रों के अंदर इस भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। उसके साथ साथ इसकी कुछ जो उपभाषाएं रही, तो उपभाषाओं के अंदर हम लोगों ने कभी मैथिली को पढ़ा, कभी मगही को पढ़ा, कभी भोजपुरी को पढ़ा, कभी हम लोगों ने बुंदेली को पढ़ा, कभी कन्नौजी को पढ़ा, कभी बांगरू भाषा को पढ़ा, कभी हरियाणवी को पढ़ा, कभी ब्रज भाषा को पढ़ा, कभी अवधी को और कभी बघेली को। फिर राजस्थान की 4 जो उपबोलियां थी, मारवाड़ी, उसके साथ साथ मेवाती, उसके साथ साथ जयपुरी, उसके साथ साथ मागधी। तो ऐसी जो बोलियां या उपबोलियां वो भी इसका भी एक रूप रही। तो काल विभाजन के साथ साथ इन बोलियों का भी अपना विशेष स्थान रहता है। और उस दौरान इस काल विभाजन में जो समस्याओं का सामना करना पड़ा, सबसे पहले तो उसके विभाजन को लेकर के कि इसकी समय सीमा क्या रही,
उसके बाद उसके नामकरण को लेकर के अलग अलग समय के जो विद्वान रहे उन्होंने अलग अलग नामों से उसको संबोधित किया। प्राचीन जो ग्रंथ थे उन प्राचीन ग्रंथों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कई बार क्या होता है कि इतिहास में जिस शासक का नाम और समय का जिक्र किया जाता है तो उस समय तो वो हुआ ही नहीं होता, तो ये भी अपने आप में एक मूल समस्या रही। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और हम लोगों के लिए ये जो काल विभाजन है उसका उसका काल विभाजन किया गया और उसके साथ साथ इनके बारे में हम लोगों को बताया गया। तो इन काल विभाजन को लेकर के और किस तरह से इसका उस दौरान साहित्य सर्जन हुआ, उसमें कैसी हमें मौलिक जानकारियां दी गई, किस तरह से उसने वो हमारे लिए समाज के अंदर एक तरह से शिक्षा प्रद रही। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें देखने को मिलती हैं। अब जो हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी तो भाषा है हमारी और जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, तो इसकी उत्पत्ति इसका जो संबंध है वो खड़ी बोली हिंदी के साथ रखा गया। उसके साथ साथ जो आधुनिक हिंदी है उस आधुनिक हिंदी के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसमें बोलचाल के रूप में, किस तरह से क्षेत्र विशेष के रूप में, किस तरह से पत्राचार के रूप में, किस तरह से लिखित और मौखिक रूप में, तो इसके अपना एक रूप रहा। तो इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसा ही क्रम है और उसके साथ साथ काल विभाजन जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो आदिकाल है वो 1050 से लेकर के 1375 और अलग अलग नामों से संबोधित है। फिर 1375 से लेकर के 1700 तक हमारा भक्ति काल आया। उस भक्ति काल के दौरान उनसे मध्यकाल भी कहा गया। फिर नाम में थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए कि भ्रांति, उसके साथ साथ रीतिकाल को कुछ विद्वानों ने सिंगार काल के नाम से संबोधित कर दिया, कुछ विद्वानों ने उन्हें अलंकृत काल कह दिया। तो इसकी जो समय सीमा है वो 1700 से लेकर के 1900 तक है। उसके बाद आधुनिक काल या वर्तमान काल कहें या गद्य काल कहें तो उसकी अपनी समय सीमा, उस समय सीमा के अनुसार 1900 से लेकर के आज तक का जो समय है विक्रम संवत 2081-82, तो उनसे उनका जो संबंध है वो जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इस नामकरण को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं आती रही और उन समस्याओं का जो समाधान है वो भी विद्वानों के द्वारा कर दिया गया। तो अब हम लोग क्या है कि इस आदिकाल को वीरगाथा काल भी जिसमें विद्वानों ने संबोधन किया, उनका वर्णन, उनकी परिस्थितियों का वर्णन, उनकी प्रवृत्तियों का वर्णन, उस समय के प्रमुख रचनाकार कौन कौन रहे, उन रचनाकारों की रचनाएं कैसी रही। जिस तरह से कहा जाता है कि आदिकाल में डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, राहुल सांकृत्यायन है, मिश्र बंधु हैं, द्विवेदी हैं, उसके साथ साथ अन्य रचनाकार हैं। तो उन रचनाकारों ने भी अपने अपने अनुसार इसका काल विभाजन किया, इसका नामकरण किया। तो बाकी जो है वो हम लोग इनके बारे में कल विस्तृत रूप से देखेंगे।